ಚಟುವಟಿಕೆ ಪುಸ್ತಕ 2023-24 8ನೇ ತರಗತಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಫಲ 10 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕಲಿಕಾ ಫಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 8ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಸೈನ್ಸ್, ಎಸ್ಎಸ್ ಈ 4 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್ ಅದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. लास्ट 10ನೇ ಕಲಿಕಾ ಫಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ತರಗಳು. सीखने के प्रतिफल 10 निबंध की रचना करते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟಕ में दिए गए शब्दों की सहायता से निबंध पूर्ण कीजिए ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. मोबाइल फोन आज के जीवन, सो फर्स्ट ಇಲ್ಲಿ जीवन ಬರಬೇಕು, अविभाज्य अंग बन गया है. हमारे दिन की शुरुआत सेकंड वन भी मोबाइल फोन से ही होती है और अंत भी. आजकल के अभिभावक भी अपनी परेशानी से बचने के लिए छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन देते हैं, वही बच्चों की आदत हो जाती है. यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है. नेक्स्ट, मोबाइल फोन को अक्सर सेलुलर फोन भी कहा जाता है. यह मुख्य रूप से बातचीत करने के लिए उपयोग किया जाता है. वर्तमान में तकनीकी प्रगति ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है. आज एक मोबाइल फोन की मदद से हम दुनिया भर में किसी भी आसानी से बात कर सकते हैं, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ भी कर सकते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ನೀವು ತುಂಬಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ गतिविधि 2 चटुवटिके 2 प्रश्नोत्तर विधि द्वारा निबंध रचना करना ಅಂತ ಇದೆ. पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को क्रमानुसार लिखकर सरल निबंध की रचना कीजिए. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಬಗ್ಗೆ ನಿಬಂಧ ಆಗ್ತದ. ನೋಡಿ, यह किस देश का झंडा है, आंसर बरಬೇಕು. यह भारत देश का झंडा है. हमारे राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग है, हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग है. झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है, झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है. बीच में कौन सा रंग है, बीच में सफेद रंग है. सबसे नीचे कौन सा रंग है, सबसे नीचे हरा रंग है. बीच की पट्टी में और क्या है, बीच की पट्टी में अशोक चक्र है. केसरिया रंग किसका प्रतीक है, केसरिया रंग देश की शक्ति और साहस का प्रतीक है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 7 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ನಿಬಂಧ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ गतिविधि 3 चित्र देखकर सरल परिच्छेद लिखना. निम्नलिखित वाक्यों की सहायता से गाय पर एक सरल निबंध लिखी ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸರಳವಾದ ನಿಬಂಧವನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ गाय एक पालतू जानवर है. सेकंड, यह एक सीधा साधा जानवर है. थर्ड, इसको किसान का हाथ साथी भी कहा जाता है. नेक्स्ट, यह घास फूस खाकर हमें दूध देती है. इसका दूध मीठा होता है. इसके दूध में घी, मक्खन और मिठाइयाँ आदि बनाते हैं. इसके गोबर से खाद तैयार किया जाता है और इसका उपयोग खेत में किया जाता है. इसलिए भारतवर्ष में गाय को गौ माता के रूप में पूजा करते हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು 8 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 8 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್, आप अपने विद्यालय के बारे में एक छोटा सा प्रबंध लिखिए. ಇದು ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है और मुझे मेरा विद्यालय बहुत अच्छा लगता है. मेरा विद्यालय मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इसलिए हमारे विद्यालय से एक पीले रंग की स्कूल बस रोज सुबह 8 बजे समय पर मेरे घर के सामने मुझे लेने आती है और मेरी माताजी रोज मुझे बस में बिठाकर स्कूल भेजती है. मेरा विद्यालय शहर की भीड़ भाड़ से दूर एकांत स्थल पर है. प्राचीन काल से ही विद्यालय के लिए ऐसे स्थान को उपयुक्त समझा जाता था जहाँ पर किसी प्रकार का शोर न हो, क्योंकि पढ़ाई के लिए शांति की आवश्यकता होती है. मेरा विद्यालय बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है. इसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್, ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಪರ್ ಸರಳ ನಿಬಂಧ ಲಿಖಿಯೇ. ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧ ಬರೀಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರಬೇಕು, ಲಾಭ ಇರಬೇಕು, ಭೇದ ಇರಬೇಕು, ಉಪಸಂಹಾರ ಇರಬೇಕು. ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, आजकल समाचार पत्र जीवन की एक आवश्यकता बन गया है. यह बाजार में लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध होता है.
एक समाचार पत्र खबरों का प्रकाशन होता है जो कागजों पर छापा जाता है और लोगों के घरों में वितरित किया जाता है। अलग अलग देश अपना अलग समाचार संगठन रखते हैं। अखबार हमें अपने देश में हो रही सभी घटनाओं का साथ ही संसार में हो रही घटनाओं से भी अवगत कराते हैं। यह हमें खेल, नीति, धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था, फिल्म, उद्योग, भोजन, रोजगार आदि के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। इन लाभ और भेदದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ पहले के समय में समाचार पत्रों में केवल खबरों का वितरण प्रकाशित होता था। हालांकि अब इसमें बहुत से विषयों के बारे में खबरें और विशेषज्ञों के विचार यहाँ तक कि लगभग सभी विषयों की जानकारी भी निहित होती है। बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के विवरण और उस क्षेत्र के प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। समाचार पत्र या अखबार में दैनिक जीवन की सभी वर्तमान घटनाएं नियमित रूप से छपती है। हालांकि उनमें से कुछ हफ्ते या सप्ताह में 2 बार, 1 बार या महीने में 1 बार भी प्रकाशित होती है। समाचार पत्र लोगों की आवश्यकता और जरूरत के अनुसार लोगों के एक से अधिक प्रसिद्धों की पूर्ति करता है। समाचार पत्र बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली होते हैं और संसार की सभी खबरों व सूचनाओं को एक साथ एक स्थान पर लोगों को पहुंचाते हैं। सूचनाओं की तुलना में इसकी कीमत बहुत कम होती है। यह हमें हमारे चारों ओर हो रही सभी घटनाओं के बारे में सूचित करता रहता है। उपसंहार इन बरबेक लास्ट गे यदि हम प्रतिदिन नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने की आदत बनाते हैं तो यह हमारे लिए काफी लाभदायक हो सकता है। यह हमें पढ़ने की आदत को विकसित करता है, हमारे प्रभाव में सुधार करता है और हमें बाहर के बारे में सभी जानकारी देता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को नियमित रूप से प्रत्येक सुबह अखबार पढ़ने की आदत होती है ಅಂತಕ್ಕಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ। ಇನ್ನು पर्यावरण प्रदूषण विषय पर एक निबंध लिखिए। ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ पर्यावरण प्रदूषण ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಉತ್ತರ फर्स्ट प्रस्तावना, प्रदूषण गंदगी, अशुद्धियां या अन्य दूषित पदार्थों का सम्मिलन है जो मौजूदा प्रक्रिया में प्रतिकूल परिवर्तन का कारण बनता है। जब ये अशुद्धियां पर्यावरण को प्रभावित करती है तो हम इस पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। वे पदार्थ जो प्रदूषण में योगदान करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण के 3 प्रमुख योगदान करता है। यह प्रदूषण तो मानवीय गतिविधियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है। इन प्रदूषण के प्रभाव को प्रदूषण का हर प्राणी पर नकारात्मक और खतरनाक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित वातावरण मानव स्वास्थ्य को विभिन्न तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती दर के कारण मनुष्य विभिन्न रोगों का शिकार हो सकता है। इसके कारण कई जीवों का जीवन गंभीर खतरे में है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई प्रदूषण की चपेट में है। मनुष्य के अलावा प्राकृतिक संसाधनों भी इस प्रमुख चिंता से ग्रस्त है। प्रदूषण के कारण हवा पीली हो रही है और पानी काला हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती गति पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ देती है। अन्य जीव जैसे जलीय प्रजातियां, पौधे और वन्यजीव भी खतरे में हैं। हम कुछ प्रजातियों में मृत्यु दर भी की बढ़ी हुई संख्या देख सकते हैं। लास्ट उपसंहार, पहले का जीवन आज की तुलना में बहुत बेहतर था। पहले लोगों के पास उन्नत तकनीक नहीं थी, लेकिन उनके पास सांस लेने के लिए शुद्ध हवा और पीने के लिए पानी था। इससे उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद मिलती थी। लेकिन आज एक छोटा बच्चा भी बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण कई बीमारियों की चपेट में है। अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो वह समय दूर नहीं जब हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और हमारा जीवन थम जाएगा। ಇಷ್ಟು ಎಸ್ पर्यावरण ಪ್ರದೂಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಬಂಧವನ್ನ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು। इन्हें लास्ट ಇದೆ एस कोष्टक में दिए गए सहायक बिंदुओं के आधार पर महात्मा गांधी जी विषय पर एक सरल निबंध लिखी। ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ 5ನೇ ಪಾಠ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಪಾಠದ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಬಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು। ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। महात्मा गांधी को महात्मा या महान आत्मा और कुछ लोगों द्वारा उन्हें बापू के नाम से जाना जाता है।
महात्मा गांधी वे नेता थे जिन्होंने 200 से अधिक वर्षों से भारतीय जनता पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बेड़ियों से भारत को मुक्त कराया था। 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी बचपन से ही न तो कक्षा में मेधावी थे, न ही खेल के मैदान में बेहतर थे। उस समय किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि लड़का देश में लाखों लोगों को एक कर देगा और दुनिया भर में लाखों लोगों का नेतृत्व करेगा। वही विश्व स्तर पर प्रसिद्ध व्यक्ति महात्मा गांधी को उनकी अहिंसक, अत्यधिक बौद्धिक और सुधारवादी विचारधाराओं के लिए जाना जाता है। महान व्यक्तित्वों में माने जाने वाले भारतीय समाज में गांधी का कद बेजोड़ है, क्योंकि उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के उनके श्रम साध्य प्रयासों के लिए राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। गांधी जी शिक्षा का विचार मुख्य रूप से चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्य, नैतिकता और मुक्त शिक्षा पर केंद्रित था। वह इस बात की वकालत करने वाले पहले लोगों में से थे कि शिक्षा को सभी के लिए मुक्त और सभी के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। इಷ್ಟು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಬಂಧವನ್ನ ಬರೀಬಹುದಾಗಿತ್ತು। ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಸಹಿತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ। ಇಲ್ಲಿಗೆ 8ನೇ ಹಿಂದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಿಕಾ ಬಲವರ್ಧನೆ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳ ಉತ್ತರಗಳಾಯಿತು। ಇನ್ನ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಬೇಗ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ। ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್।